बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सज्जाद नोमानी इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कुछ बहुत अहम और साफ बातें करने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुसलमान भाइयों और बहनों से और मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक एक व्यक्ति, एक एक फ़र्द से कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आपको दिल से मुबारकबाद और वतन की तरफ से अपनी तरफ से, अपने दीन और मज़हब की तरफ से, अपने समाज की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पहले से ये इस बात का यकीन था और मैं 10, 15, 20 साल से ख़ास तौर पर मुसलमानों से ये कहता रहा हूँ कि इस मुल्क को कभी भी क्राइसिस से अगर कोई बचाएगा तो आप बचाएंगे, मुसलमान बचाएंगे। ये जो इस वक्त कोविड-19 का एक बहुत बड़ा वबाल, एक मुसीबत, एक चैलेंज आया, उस मौके पर पूरे देश के मुसलमानों ने जिस तरह खिदमत का काम अंजाम दिया है, आपने हर मुसलमान का सर ऊंचा कर दिया। पूरे मुल्क ने देखा, कोई माने या न माने, पूरे मुल्क ने देखा कि पैदल बड़े बड़े शहरों से गांव की तरफ कूच कर देने वाले हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मज़दूर भाइयों और बहनों की किसने मदद की, किसने उनको रास्ते में खाने खिलाए, पानी की बोतलें दी, किसने उनके बच्चों के लिए दूध और बिस्किट का इंतज़ाम किया। वो कौन लोग थे जो रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे खाने के देग तैयार रखते थे, पैक तैयार रखते थे, और जब कोई रेल आती थी तो बिला किसी भेदभाव के वो सारे ही मुसाफिरों को बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ वो खाना और पानी पेश करते थे, बिला किसी ज़रा भी तफरीक़ के। सबको बसों में, ट्रक्स में, ट्रैक्टर्स में, पैदल जाने वाले बूढ़े और माजूरों को कौन सहारा देता था। वो मंज़र भुलाए नहीं भूलते। जगह जगह, छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, शहरों में, देहातों में, हाईवेज़ पर मुसलमानों ने जितना बन पड़ा एक एक अपने भाई और बहन की मदद की। मुसलमानों ने एक लम्हे के लिए सोचा भी नहीं कि हम जिस कौम के लोगों की मदद कर रहे हैं, इस कौम के कुछ लोगों ने हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचाई है। इनके कुछ लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज़्ज़त व आबरू, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, सब कुछ लूट लेने की कितनी कोशिशें अब तक हुई और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मुसलमानों, शाबाश, बहुत मुबारक हो। आपने ये सब कुछ नहीं सोचा। आपने सोचा तो सिर्फ़ ये सोचा कि इस्लाम क्या कहता है। आकाए नामदार, ताजदार मदीना, रहमत दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा और रहमत मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप, उनके कदमों पर, उनके अहले बैत और सहाबा और सहाबियात के कदमों पर 1000 बार कुर्बान हो। आपने सिर्फ़ यही सोचा कि उनकी क्या हिदायत है, उनकी क्या तालीम है, और आपने जब ये जाना कि उनकी तालीम ये है कि हर एक की मदद करो, तो आपने उनके इस हुक्म पर अमल करने की अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की। आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। खुदा के लिए इसको जारी रखिए, बग़ैर थके हुए,
आप इस खिदमत के काम को जारी रखिए, और सिर्फ पेंडेमिक या इस वबा के दिनों में नहीं, आप मुस्तकिल तौर पर मोहल्ले की सतह पर अपने मोहल्ले में रहने वाले एक एक भाई और बहन और एक एक घर के सेवक बन जाइए, खिदमत गुजार बन जाइए। तमाम मस्जिदों और दरगाहों को खिदमत का मरकज़ बना दीजिए। इबादत होती है अल्लाह की, खिदमत होती है अल्लाह के बंदों की, और इन्हीं तीनों चीज़ों के मजमूए का नाम है इस्लाम। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात का मतलब ही है। अकीमुस्सलात का मतलब अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को ठीक करो, अल्लाह के हक़ अदा करने की कोशिश करो, सजदे करके, रुकू करके, दुआ मांग के, नमाज़ पढ़ के, ज़िक्र करके, तिलावत करके। और आतुज़्ज़कात का मतलब है कि अल्लाह के बंदों और बंदियों के हक़ अदा करो, उनकी खिदमत करो, उनकी ज़रूरतों में काम आओ। यही है मुसलमान की पहचान। तो इस काम को आप आगे बढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, और मुस्तकिल तौर पर आपकी मस्जिदें और दरगाहें ये गोया खिदमत का मरकज़ बन जाएं। आपके इलाके के जो उलमा हैं, जो मशाइख हैं, जो आपके यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मैं हर इलाके के ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूँ, दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने इलाके के अंदर एक खिदमत के काम को मुनज़्ज़म कर दीजिए। अगर एक एक रुपया रोज़ भी लोग अपने घर में जमा करें, 2-2 रुपये रोज़ भी घर में जमा करें, तो हर इलाके के अंदर इंशाअल्लाह इतनी गुंजाइश हो जाएगी कि आप उसके ज़रिए से सबकी मदद कर सकेंगे। कोई हमारी बेवा बहन बेटी ऐसी न रहे जिसके सर पर चादर न हो। कोई ऐसी बेटी जिसको तलाक का धब्बा लग गया हो और वो परेशान ज़िंदगी गुजार रही हो, उनकी खबरगिरी कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से, एक ईमानदारी के साथ और एक प्रोफेशनल अंदाज का इंतज़ाम आप कर लीजिए अपने इलाके में। और जो लोग इस सिलसिले में कुछ मज़ीद तरबियत हासिल करना चाहते हों, कुछ सीखना चाहते हों, वो हमसे और हमारे साथियों से रब्ता कायम करें। हम उनको सिखाने के सिलसिले में, उनकी रहनुमाई और तरबियत के सिलसिले में जो कुछ कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। इस खिदमत के अलावा एक मौजू पर आपसे और भी आज मुझको बात करनी है। आप जानते हैं कि अब यूपी का इलेक्शन करीब आ रहा है, और जहाँ तक हमारी इत्तला है, अब इलेक्शन की सरगर्मियाँ, भाग दौड़, मुलाकातें, मशवरे, मीटिंगें, प्लानिंग, ये सब शुरू हो चुकी है। इस मौके पर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत नुकसान हमको इस बात से पहुँचता है कि ऐसे मौके पर उन तमाम सीटों पर, ख़ास तौर पर जहाँ मुसलमानों के वोट बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं, वहाँ हर पार्टी एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती है, और उस कैंडिडेट के करीबी जो हलका होता है, उसकी बिरादरी के एतबार से, उसके रिश्तेदारों के हिसाब से, या उसका एहसान जिन लोगों पर होता है, तो अच्छे खासे लोग उस ज़ाती रिश्ते की वजह से उसको वोट दे देते हैं, और इस तरह कई लोगों में वोट बढ़ जाते हैं। इन पार्टियों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन से उम्मीदवार के जीतने से इलाके की वाकई तरक्की होगी और वाकई इलाके के अंदर आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, अमन का माहौल बनेगा। इससे दिलचस्पी उनको नहीं है। उनको दिलचस्पी अपनी पार्टियों के वोट बैंक को बचाए रखने की है, और उनको पता है कि उनका कैंडिडेट हारेगा, लेकिन उनको इसका भी कोई गम दुख नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर उन सीटों में, जिन सीटों में आपका वोट बहुत ज़बरदस्त असर रखता है, आप जीत भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। और ऐसी सीटें मेरी जानकारी के मुताबिक यूपी में 120-125 सीटें ऐसी हैं
जहां आपका वोट सबसे ज़्यादा कीमती है। तो अभी से आप ज़रा सा अपने अपने इलाके के उन लोगों पर नज़र रखिए जो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, जो नीलाम में बिक सकते हैं। समाज की तरफ से पूरा दबाव डालिए कि कोई नहीं खड़ा होगा। सब पार्टियों के लोगों पर दबाव डालना शुरू कीजिए कि आप लोग सब मिलकर अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें। आप एक इत्तेहाद बनाइए, अलायंस बनाइए और उसमें एक एक उम्मीदवार खड़े कीजिए। जब ऐसा होगा तो जब सब पार्टियों का एक ही कैंडिडेट होगा तो यकीनी तौर पर वो उन लोगों को नहीं आगे बढ़ने देगा जिन्होंने देश को तबाह कर दिया है। क्या अभी भी कुछ बताने की ज़रूरत है कि किस कदर देश को बर्बाद किया है इन लोगों ने? क्या हज़ारों लाशें जो गंगा में और दूसरे दरियाओं में तैरती हुई दिखाई दी, क्या अभी भी वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं है? कितनी नाअहल और निकम्मी सरकार है ये। इनकी तरबियत ही नहीं हुई है पॉजिटिव, इनकी पूरी ट्रेनिंग जो हुई है वो बहुत नेगेटिव हुई है। इनका बस एक ही एजेंडा है कि फ़लाँ समाज के लोगों को सीधा रखो, दबा के रखो, डरा के रखो, उनको हर कुछ दिन के बाद तकलीफ़ पहुंचाते रहो, टॉर्चर करते रहो। मुसलमानों से मेरी भी गुजारिश है कि खुदा के लिए इस इलेक्शन की अहमियत को समझिए। ये इलेक्शन कोई जश्न और तमाशा नहीं है। किसी कीमत पर आप लोगों को इजाज़त मत दीजिए। अगर समाज तय कर ले कि हमारे तरफ से ये नहीं होगा तो देखें कौन वकील साहब खड़े होने की हिम्मत करते हैं। उनका बाइकाट कर दीजिए। पहले नरमी से समझाइए और फिर सख्ती कीजिए। और अपने इलाके के इन पार्टियों के लीडरों से भी कहिए और इनके ज़रिए से ऊपर हाई कमांड तक बात पहुंचाइए कि आप लोगों को मिलजुल कर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आप दबाव डालिए, अभी से फ़िज़ा बनानी शुरू कीजिए अपने अपने इलाके में लोकली। आप में से बहुत से लोग कर सकते हैं। कितने उलमा हैं जिनकी बहुत इज़्ज़त होती है। जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रात हैं, काज़ी हज़रात हैं, दरगाहों के मुतवल्ली और सज्जादा नशी हज़रात हैं, और भी समाज के अंदर जो बाअसर लोग हैं वो अपने पूरे असरात को इस्तेमाल करें। याद रखिए बंगाल में जो कुछ हुआ, अब बंगाल की तारीख़ को यूपी में दोहराना है इजाफे के साथ। और इस फ़र्क के साथ याद रखिएगा कि बंगाल में तो एक ऐसा लीडर मौजूद था या मौजूद थी जिसने किसी डर और झिझक के बग़ैर मुकाबला किया और बंगाल के वोटरों ने समझदारी का सबूत दिया। अब देखना है कि यूपी के वोटर समझदारी का सबूत देते हैं या ना समझी का। मैं इस वक्त इतनी ही बात करूँगा। एक तरफ तो खिदमत बढ़ाइए और ख़िदमत में कोई फ़र्क किसी के साथ नहीं। दूसरी तरफ जब मसला आएगा इलेक्शन का, वोट डालने का, सियासत का, तो इसको जहन में रखिए कि किसी कीमत पर यूपी में इस इलेक्शन में उन ताकतों को जीतने नहीं देना है जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। क्या आप भूल जाएंगे उन हज़ारों लोगों को जो अस्पताल के दरवाज़ों पर जिन्होंने दम तोड़ दिया, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनको बेड नहीं मिले, जिनको दवाएं नहीं मिली, जिनको गलत दवाएं लेनी पड़ी? आप भूल जाएंगे इस जालिम हुकूमत के इन करतूतों को, इन नाअहलियतों को। ऐसे मौक़ों पर बड़े बड़े इलेक्शन कराकर लाखों लोगों को बीमार डाल डाला, इलेक्शन रैलियां निकालकर। कुंभ मेले के ज़रिए पूरे देश में किस कदर ये बीमारी फैली है ये तो खुदा ही जाने। और क्या ये बात साबित नहीं हो गई कि कुंभ मेले में 1 लाख जाली और फेक रिपोर्टें बनवाई गई, निगेटिव। टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर है, ये किसी उर्दू अखबार की ख़बर नहीं है। 1 लाख जाली सर्टिफिकेट बनवाए गए ये साबित करने के लिए कि कुंभ मेले में तो कोई भी केस नहीं है। 1 लाख जाली नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई गई और हालात उसके बाद से किस कदर बिगड़े। जिधर जिधर वहाँ के लोग गए वहाँ मौत की बारिश हो गई। क्या मैं कितना गिनाऊँ इन लोगों की करतूतों को। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है नौजवानों को।
मुसलमानों को भी और दलित हमारे जो कहलाने वाले नौजवान हैं, भाई हैं, उनको मारा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। यूपी का जो इलेक्शन है ये बहुत ही क्रूशल है। आपको चाहिए कि आप इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा होशियार और बेदार रहें और अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन दोनों मशवरों पर बहुत ध्यान देंगे, खिदमत वाला भी और वोट डालने के सिलसिले में भी। पहले से आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करवाइए, इस सिलसिले में कोई गफलत न बरतिए। समाजी तंजीमों से, हर इलाके के अंदर जो समझदार लोग हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इलाके के हर वोटर का वोट लिस्ट में नाम लिखवाइए। इस सिलसिले में जो काम करना ज़रूरी होता है अभी से शुरू कर दीजिए, ये मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ नॉन मुस्लिम भारतीय समाज से। मैं सब लोगों से जो बात कहना चाहता हूँ, वो चाहे वो जो हो, वो वो लोग हों जो अपने को हिंदू कहते हैं, वो लोग जो SC ST के लोग हैं, दलित भाई और बहन, OBC की जो 52% आबादी है, काश कि मेरी आवाज़ उन तक भी पहुंच जाए। मैं और तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ख़ास क्या अब भी कोई इस बात की कोई जवाब है? क्या ये मुनासिब है कि अब भी दोबारा उन्हीं लोगों को वोट दिया जाए जिनको पहले वोट दिया गया था? हमारे जाट भाई तो ख़ुद खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। ये जाटों का नेचर है, मैं सलाम करता हूँ। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई और हमने उनको वोट दिया, वरना कभी भी पश्चिमी यूपी में और हरियाणा में ये लोग नहीं आ सकते थे। अब मैं सबसे कहना चाहता हूँ, भाई खुदा के लिए अब वो गलती मत दोहराना। कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने इस मुल्क को। मेरी ज़िंदगी में कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरी दुनिया में भारत को इतना जलील नहीं होना पड़ा जितना इस सरकार के दौर में हुआ है। कार्टून बन रहे हैं, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। अब भाई खुदा के लिए ये गलती मत करना। अब कोई जवाब नहीं है इस बात का मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों। मैं अपने नॉन मुस्लिम समाज से बात कर रहा हूँ। मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों से ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, अब प्रायश्चित करो और अब बहुत भरपूर तरीके पर नॉन BJP पार्टीज़ को आप सब मिलकर मजबूर करो कि देखो आप अपना एक अलायंस बनाओ और इनके उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार खड़ा करो। ये नहीं कि 10 पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ी कर दें। वोट को बंटना नहीं चाहिए, वोट को एक इस तरह पढ़ना चाहिए कि हमारे देश को जो वाकई जो विकास चाहती हैं ताकतें वो आगे बढ़ें, और वो ताकतें जो देश को बर्बाद करना चाहती हैं। ये कब तक सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी के बलबूते पर आप देश को लेकर चलोगे? कब तक? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि भाई माना कि ये सरकार बहुत ख़राब है, मगर मुसलमानों को तो ये सीधा रखती है। क्या लॉजिक है ये समझदारी की बात है? ये किसानों को मार डाले और तबाह कर दे, लाखों किसानों को साल 1.5 साल से सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दे। आपको ये अच्छा लगता है? ये महंगाई बढ़ा दे, ये करोड़ों की जॉब छीन ले, ये इस कदर देश का सत्यानाश कर दे, अर्थव्यवस्था को देश की तबाह कर दे। GDP कहाँ चली गई, ग्रोथ रेट कितना ज़्यादा नीचे चला गया। आप लोग इतनी बात की जानकारियाँ रखते होंगे। फॉरेन पॉलिसी इस सरकार की कितनी बकवास है कि इसके दोस्त भी साथ छोड़ रहे हैं, पड़ोसी लोग साथ छोड़ रहे हैं, पड़ोसी लोग दुश्मन ताकतों से हाथ मिला रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी इसकी कैसी है जो देश को बांटने वाली है।
अगली नस्लें हमारी आपस में एक दूसरे से नफ़रत करने वाली बन जाएं, इस तरह का की एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। ज़रा सा कोई प्रोटेस्ट करे, डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करे अपना, तो जेल के अंदर और उस पर UAPA लगा दिया जाए। क्या अब भी आप इन्हीं लोगों को वोट देंगे? मैं आपसे ये ऐसी उम्मीद नहीं करता, और मैं आपसे इस मुल्क के नाम पर, अपने इस वतन के नाम पर मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठान लीजिए और इस बात की भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, आपके समाज में असर और रसूख रखने वाले जो लोग हों उनको आगे बढ़ाकर आप इस बात को यकीनी बनाइए कि जो नॉन BJP वोट्स हैं वो 3, 4, 5 तरफ न बिखरें, वो जहाँ तक हो सके एक तरफ पड़ें। अब ज़रा सा अपनी समझदारी की सतह को बढ़ा लीजिए और फिर देखिए कि आगे चलकर किस तरह देश में कुछ अच्छे लोगों को मौका मिले, जो ज़रा दिल के बड़े लोग हैं। और भारत के अंदर अभी भी मैं मानता हूँ ऐसे ही लोगों की बहुमत है। मैं सिख समाज से भी अपील करता हूँ, क्रिश्चियन भाइयों और बहनों से भी अपील करता हूँ, लिंगायत भाइयों और बहनों से भी अपील करता हूँ, जो हमारे SC ST समाज के लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ। OBC भाइयों और बहनों से सबसे ज़्यादा मैं ये अपील करता हूँ कि भाई अब आप ज़रा इस देश को बचाने की सिलसिले में लीडिंग रोल प्ले कीजिए, आप आगे बढ़िए। अगर मेरी आवाज़ पहुँच जाए तो मैं राष्ट्रीय लोक दल के जो नौजवान यंग लीडर है जयंत चौधरी से भी कहता हूँ, अखिलेश यादव से भी कहता हूँ, आप नौजवान लोग हो, एजुकेटेड लोग हो, आप प्लीज़ देश को इस दलदल से निकालने में एक मजबूत रोल प्ले कर सकते हो। मैं भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरों से भी कहता हूँ कि आप लोग मिलजुल कर एक ऐसा महाज बनवाइए, आपकी बड़ी ताकत है। मैं राकेश टिकैत से और नरेश टिकैत से भी कहता हूँ, मैं गाज़ीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए अपने किसान भाइयों, नौजवानों और बहादुरों से भी कहता हूँ कि आप लोग सब मिलकर एक ज़बरदस्त ताकत बनाइए और पूरा दबाव डालिए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों पर, और इनसे कहिए कि ये इलेक्शन पिछले इलेक्शनों की तरह नहीं है। ये देश को या तो तबाही की तरफ ले जाएगा या देश को तबाही से बचाने की तरफ ले जाएगा। बस मैं इस वक्त यही गुजारिशात लेकर आपके पास आया था। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर बहुत सीरियसली ध्यान देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।